अब आ रही है। ओके, अब आ रही है आवाज। अच्छा, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे सोइल एयर। सोइल एयर में एरेशन पढ़ लिया, एयर कैपेसिटी पढ़ ली थी। अच्छा, और मैकेनिज्म ऑफ सोइल एरेशन, वो अपन ने टू टाइप की मैकेनिज्म लिखी थी, मास फ्लो एंड डिफ्यूजन। फर्स्ट नंबर पे लिखिए मास फ्लो। मास फ्लो क्या होता है? तो मास फ्लो ज्यादा डोमिनेंट मैकेनिज्म नहीं है सोइल एरेशन का। अच्छा, एरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन सोइल एयर एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में और CO2 जो है सोइल में, इन दोनों का आपस में एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? सोइल एरेशन। इसकी दो मैकेनिज्म है, एक है मास फ्लो, एक है सोइल एयर डिफ्यूजन। तो मास फ्लो क्या होता है? मास फ्लो में क्या होगा कि मान लीजिए ये अपनी सोइल है और यहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर है। तो यदि टोटल वेपर प्रेशर या टोटल एयर प्रेशर कहीं पे भी ज्यादा हो गया, मान लीजिए यहां का जो प्रेशर है और यहां का जो वेपर प्रेशर या एयर प्रेशर है, यहां का ज्यादा हो गया और यहां का कम हो गया, तो टोटल एयर ऊपर से कहां चली जाएगी? नीचे। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाती है एयर, तो ऊपर से कहां चली जाएगी? मान लीजिए यहां ज्यादा हो गया और यहां कम हो गया, तो यहां से कहां चली जाएगी? तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको तो बोलते हैं मास फ्लो। पर्टिकुलर गैस की अपन बात नहीं कर रहे, ना नाइट्रोजन पता है अपन को, ना ऑक्सीजन पता है, ना CO2 पता है। टोटल एयर प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां से टोटल एयर प्रेशर जहां कम होगा वहां की ओर अपनी क्या जाएगी? गैस मूव करेगी। और इस टाइप का मूवमेंट क्या होता है? मास फ्लो। तो मास फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम हाइयर वेपर प्रेशर ऑफ टोटल गैसेज फ्रॉम टू लोअर प्रेशर। जहां हाइयर प्रेशर है वहां से कहां की ओर जाएगा? लोअर प्रेशर। तो लिखिए movement of soil air, movement of air, movement of air from from higher pressure gradient higher pressure gradient to lower pressure gradient। हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में जा रहा है। अब इसमें मूवमेंट सोइल से एयर में हो सकता है और एयर से सोइल में हो सकता है, लेकिन अपन को बस ये ध्यान रखना है कहां पे वेपर प्रेशर हाई है और कहां पे वेपर प्रेशर लो है। तो ये टोटल एयर का मूवमेंट होगा। तो लिख लीजिए बाय मास फ्लो, तो एक जगह से दूसरी जगह टोटल एयर जाएगी, टोटल एयर का मूव होगा। ये पर्टिकुलर एयर पे डिपेंड नहीं करती। एंड मास फ्लो डिपेंड्स ऑन mass flow depends upon on total vapor pressure gradient। ओके, टोटल वेपर प्रेशर जहां ज्यादा होगा, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ क्या होगी? मूव होगी एयर। इसके अंदर मास फ्लो के अंदर। और मास फ्लो डोमिनेंट मैकेनिज्म नहीं है सोइल एरेशन की, तो ये डोमिनेंट नहीं है।
टोटल सोइल एरेशन का 10% मास फ्लो से होता है। कितना परसेंट? 10%। आगे लिख लीजिए ओनली 10%, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली 10%। ओके, ओनली 10%। अच्छा, ये होता क्यों है? टोटल वेपर प्रेशर हाई क्यों होगा कहीं का? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। लाइक फर्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया सोइल का कंपेयर टू एयर, तो ज्यादा प्रेशर हुआ तो अब एयर कहां से कहां आएगी? अंदर से बाहर आ जाएगी। मान लीजिए एयर टेम्परेचर ज्यादा हो गया और आपका जो सोइल का टेम्परेचर कम हो गया, तो बाहर से कहां मूव हो जाएगी? अंदर की ओर। एक आपका फर्स्ट रीजन तो हो गया आपका टेम्परेचर। सेकंड, बैरोमेट्रिक प्रेशर ही बढ़ गया। मान लीजिए बैरोमेट्रिक प्रेशर खुद बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर की वजह से भी मास फ्लो होगा। थर्ड, रेनफॉल की वजह से। इसकी वजह से जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के अंदर यदि 1 हेक्टेयर के अंदर बारिश हो रही है 1 mm, तो वो अपने साथ 3000 लीटर ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है सोइल के अंदर। तो रेनफॉल के साथ भी ऑक्सीजन बहुत बार कहां चली जाती है? सोइल में। तो रेनफॉल के साथ भी बहुत बार क्या होता है? गैसेज। अच्छा, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जो गैसेज होती है सोइल के अंदर, वो बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में कहां निकल जाती है? बाहर। जब वाटर एंटर होता है तो एक गैसेज बाहर निकल जाती है। इसका मतलब ये क्या हुआ? मास फ्लो तो हुआ। जब एयर अंदर जाएगी तो ये ऐसा थोड़ी बोलेगी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर चली जा, CO2 नहीं जाएगी, नाइट्रोजन नहीं जाएगी, टोटल एयर बाहर आएगी। तो इसका और रीजन क्या हो सकता है? रेनफॉल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये तीनों रीजन हो सकते हैं। और क्या रीजन हो सकता है? रेस्पिरेशन इसका रीजन नहीं हो सकता। सोइल रेस्पिरेशन क्यों? रेस्पिरेशन में पर्टिकुलर गैस बढ़ेगी और पर्टिकुलर गैस कम होगी, तो वो आपका डिफ्यूजन का रीजन है। आई बात समझ में? तो लिखिए फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मास फ्लो। ठीक है, मास फ्लो होता क्या है? हायर प्रेशर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर तक एयर का मूवमेंट। और यहाँ पे पर्टिकुलर एयर की बात नहीं होती, पर्टिकुलर गैस की बात नहीं होती, टोटल एयर की बात होती है। टोटल एयर यदि बाहर से अंदर की तरफ है, अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो उसको बोलते हैं मास फ्लो। मास फ्लो डोमिनेंट नहीं है, ओनली 10% टोटल सोइल एरिएशन का मास फ्लो के थ्रू अकर होता है, बाय मास फ्लो अकर होता है। बाकी सारा का सारा कौन करता है? डिफ्यूजन। कौन करता है? तो सेकंड नंबर पे क्या है? ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मीन होता है कि मान लीजिए सोइल एयर है अपनी और एटमॉस्फेयर एयर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, CO2 का इंक्रीज हो गया, और बाहर O2 आपका इंक्रीज हो गया और CO2 डिक्रीज हो गया। तो CO2 हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा और O2 लोअर हायर टू लोअर की तरफ आएगा। ये जो एक्सचेंज है पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है, यहाँ टोटल गैस की बात नहीं हो रही, टोटल एयर की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर गैस मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो ये टोटल वेपर ग्रेडियंट पे निर्भर नहीं करता, टोटल वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये पर्टिकुलर गैस ग्रेड जो गैस होती है उसके प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। तो मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, उस गैस के हायर प्रेशर से उस गैस के लोअर प्रेशर की तरफ जा रही है, तो वो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन लिखिए
मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर concentration टू लोअर concentration बाय देयर ओवन वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, लेकिन उसके खुद के वेपर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, कि वो वेपर प्रेशर बाहर ज्यादा है तो अंदर की तरफ आएगी, और अंदर ज्यादा है तो बाहर की तरफ जाएगी सोइल से। इसमें टोटल एयर से कोई मतलब नहीं। अच्छा, इसमें मूवमेंट किसका होता है? पर्टिकुलर गैस का होता है बाय डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकुलर गैस टेक प्लेस, जो पर्टिकुलर गैस होगी उसका मूवमेंट होगा। जैसे ऑक्सीजन का मूवमेंट हुआ, CO2 का मूवमेंट हुआ, नाइट्रोजन का मूवमेंट हुआ, ऑर्गन का मूवमेंट हुआ। यहाँ टोटल गैस की अपन बात नहीं करेंगे, और ये डोमिनेंट प्रोसेस होती है सोइल एरेशन की। कितना परसेंट? 90। ओके, तुम्हारे क्लास को श्राप लग गया क्या? क्या साथ ही रहेंगे हैं? साथ, या साथ के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, साथ के साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, आठवां आने ही नहीं देंगे, आठवां आएगा तो पहले को भेज देंगे वापस, है नहीं? लिख दिया तो कि दोनों में डिफरेंस पता चल गया। मास फ्लो, टोटल एयर, मान लीजिए यहां से इस खिड़की से होते हुए या इस दरवाजे से होते हुए टोटल एयर यहां ज्यादा होने की वजह से बाहर जा रही है, तो ये क्या हुआ? मास फ्लो। और मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, CO2 अंदर आ रहा है, तो डिफ्यूजन होता है। ओके, तो डिफ्यूजन होता है पर्टिकुलर गैस का, और मास फ्लो होता है टोटल गैसेस का। मास फ्लो ज्यादा डोमिनेंट है नहीं, ज्यादा डोमिनेंट कौन है? डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन गवर्न होता है, डिफ्यूजन डिपेंड्स करता है फिक लो पर। कौन से लो पर? फिक लो। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ये क्या कहता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, फिक्स लॉ क्या कहता है? कि जो डिफ्यूजन ऑफ पर्टिकुलर गैस होगा वो टोटली डिपेंड करेगा पर्टिकुलर गैस के वेपर प्रेशर ग्रेडियंट पर, कि वो गैस का ग्रेडियंट कहां पे है, वहां से कम की, उसको टोटल प्रेशर से कोई मतलब, टोटल एयर कहां पे है कोई मतलब। अच्छा, इसमें ऐसा होगा, मान लीजिए एक चैम्बर है और इसके अक्रॉस जाना है अपन को गैस को। चैम्बर का मान लीजिए यहाँ सोइल है और ये एयर है, एटमॉस्फेयर है, और सोइल से अपन को गैस को मूव करना है। तो भले ही टोटल गैस यहां ज्यादा है और टोटल गैस यहां कम है, लेकिन टोटल गैस में यहां पे O2 ज्यादा है और यहां O2 कम है, तो O2 मूव यहां करेगी, भले टोटल गैस ऐसे मूव कर रही हो, भले मास फ्लो इधर हो रहा हो, लेकिन डिफ्यूजन किस तरफ होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहां जाएगा? जहां उनको कोई मतलब नहीं हायर प्रेशर कहां है टोटल गैसेस का, उसको सिर्फ अपनी गैस से मतलब है कि मैं ज्यादा हूं या कम हूं। तो यदि मान लीजिए यहां पे आपकी 22% हो गई और यहां पे 90% ऑक्सीजन हो गई, तो ऑक्सीजन मूव कहां करेगी? बाहर की तरफ, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा 21-21 कर लेगा और बराबर होते ही रुक जाएगी। इसको टोटल प्रेशर से कोई मतलब नहीं। तो इसमें फिक्स फ्लो क्या है तो लिख लीजिए,
across a plane. Diffusion of gas across a plane is proportional to vapor pressure gradient of gas. उस गैस का वेपर प्रेशर ग्रेडियंट किस तरफ है, कहां ज्यादा है और कहां कम है, उसके ऊपर निर्भर करेगा अकॉर्डिंग टू फिक लॉ. फिक लॉ दिया किसने? फिक ने दिया. किससे रिलेटेड है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. आपको बस दो बात याद रखनी है. किससे रिलेटेड है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉ है, लेकिन एक लॉ उसमें से आपका फिक लॉ. किससे रिलेटेड लॉ है ये? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. और डिफ्यूजन किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? फर्स्ट तो पर्टिकुलर गैस के वेपर ग्रेडियंट पर, सेकंड टेम्परेचर पर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक गैस का वेपर ग्रेडियंट बढ़ भी तो सकता है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा डिफ्यूजन प्रोसेस भी बढ़ेगी. टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन प्रोसेस भी क्या होगी? बढ़ेगी. ओके, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है. तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन ओके. मेन बात इतनी है, मास फ्लो और डिफ्यूजन में मेन डिफरेंस है टोटल प्रेशर ग्रेडियंट, पर्टिकुलर गैस वेपर ग्रेडियंट. टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल गैसेस के मुंह की बात करें तो मास फ्लो, मास मतलब सब, और टोटल नहीं बात करके सिर्फ पर्टिकुलर गैस की बात करें तो डिफ्यूजन. मेन होता है डिफ्यूजन, लेकिन कभी कभी होता है मास फ्लो. मास फ्लो आपका रेनफॉल के साथ मैक्सिमम होता है, और बाकी नॉर्मली जो होता है ना प्रोसेस, अभी आप सोइल में जाए बारिश नहीं हो रही और जो हो रहा है एक्सचेंज, वो आपका डिफ्यूजन है. वो कौन सा है? तो 90% जो प्रोसेस होती है सोइल एरिएशन की, वो किस पे डिपेंड करती है? डिफ्यूजन पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ओडीआर. ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट. ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट. अच्छा, ये क्या होती है? प्लांट जो होता है ना, प्लांट वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो किससे कंपेयर में हुई? एटमॉस्फेयर से. तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेनिश करेगी सोइल एयर को, करेगी नहीं करेगी? समझना मेरी बात. ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट होता क्या है? यहाँ मान लीजिए प्लांट ग्रो हो रहा है. क्या ग्रो हो रहा है? प्लांट. तो प्लांट की रूट्स क्या करेगी? एब्जॉर्ब ऑक्सीजन करेगी, और ऑक्सीजन करके क्या छोड़ देगी? तो वेपर प्रेशर या फिर जो ग्रेडियंट है वो ऑक्सीजन का यहाँ लो हो गया है, कंसंट्रेशन लो हो गई ऑक्सीजन की. लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? हाई. तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में, उसकी ड्यूटी है कि वो रिप्लेनिश करे, वो पूरा का पूरा वापस सोइल के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे. और वो कितनी इंक्रीज होगी उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट. जो ऑक्सीजन प्लांट यूज कर लिया, और जो प्लांट यूज कर लिया उसको वापस एटमॉस्फेयर रिप्लेनिश करेगा, कितना करेगा, किस रेट से करेगा, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट. तो ये क्या है? रेट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन अकर्स बाय एटमॉस्फेयर टू रिप्लेनिश द सोइल ऑक्सीजन.
सोइल की ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करने के लिए जो एटमॉस्फेयर अपना O2 देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। तो लिखिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, रेट ऑफ ऑक्सीजन diffused by atmosphere in soil rate of oxygen diffused by atmosphere in soil replenish soil oxygen used by plant। जो प्लांट ने यूज कर दी है ऑक्सीजन उसको रिप्लेनिश करने के लिए एटमॉस्फेयर जिस रेट से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगा सोइल में वो होती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। वो क्या होती है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ओके, वापस समझ लीजिएगा। कोई भी सोइल में जो प्लांट है वो प्लांट ऑक्सीजन को यूज कर लिया, तो ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज इन सोइल, so the atmosphere air and atmospheric oxygen is diffused in soil air to replenish the oxygen which was used by plant earlier। जो प्लांट ने यूज कर ली है उसको वापस क्या करने के लिए? रिप्लेनिश करने के लिए जो एटमॉस्फेयर की O2 सोइल के अंदर आएगी उस रेट को बोलते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। समझ में आ गई? और ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी उतना ज्यादा अपना एरोबिक कंडीशन बनेगा। नहीं बनेगा? लेकिन इसको अपन पता कैसे लगाएंगे? अपन को क्या पता चलेगा कितनी ऑक्सीजन चली गई? तो इसका पता लगाने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम माइक्रो इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम माइक्रो इलेक्ट्रोड मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं, सोइल के अंदर एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड क्या करता है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जैसे रूट्स ऑक्सीजन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, वैसे भी प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है ये भी रेड्यूस करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को अपने ऊपर रेड्यूस कर देगा। अब ऑक्सीजन कितनी रेड्यूस होगी? जितनी ऑक्सीजन होगी इसके अंदर। तो मान लीजिए ऑक्सीजन ज्यादा रेड्यूस कर रहा है मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट हाई है, और मान लीजिए ऑक्सीजन रेड्यूस नहीं कर पा रहा है मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं, ओडीआर क्या है? लो है। समझिएगा मेरी बात। ऑक्सीजन प्लांट की रूट्स यूज कर रही है। अच्छा, ऑक्सीजन प्लांट की रूट्स यूज कितना कर पाएगी? जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन नीचे आएगा। अब अपन को ये तो पता चल नहीं सकता, तो अपन क्या करते हैं, एक माइक्रो इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। किसका? प्लेटिनम का। एक छोटा सा इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, 1 to 2 mm, 4 mm ज्यादा से ज्यादा विड्थ होती है। लंबाई कितनी भी हो सकती है, लेकिन विड्थ तो जो होती है ना उसकी चौड़ाई वो 1 से 4 mm तक होती है। ऐसा वाला अपन इलेक्ट्रोड लगा लिया सोइल में। तो अब इस सोइल के अंदर अपन उस इलेक्ट्रोड में क्या करेगा, ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है ये ऑक्सीजन का रिडक्शन करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है? रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन को अपने ऊपर लाएगा और चिपका देगा। अब कितना ऑक्सीजन चिपकेगा इसके ऊपर? जितना ऑक्सीजन होगा, और कितना ऑक्सीजन होगा? जितना उसकी ओडीआर होगी। जितनी ज्यादा ओडीआर उतना ज्यादा ऑक्सीजन, जितनी कम ओडीआर उतना कम ऑक्सीजन, जितना कम ऑक्सीजन उतना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रेड्यूस कम कर पाएगा, और जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रेड्यूस कर पाएगा। तो इसको किससे कैलकुलेट करते हैं, किससे मेजर करते हैं? माइक्रो इलेक्ट्रोड। और माइक्रो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? प्लेटिनम का बना। आगे बात समझ में? वो कितना रेड्यूस करेगा, वो कितना रेड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग अपन ओडीआर मेजर करते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ओके, ये आपके प्रोसेस नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आपको बस इतना पूछेंगे ओडीआर मेजर किससे करते हैं। तो लिखिए ओडीआर ऑफ सोइल मेजर्ड बाय
माइक्रो इलेक्ट्रोड मेथड, और माइक्रो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? प्लेटिनम का बना होता है। ओके, आया समझ में? पक्का? क्यों? अच्छा, सारे कोर्स चल गए क्या तुम्हारे? सोयल के कोर्स चल गए? सारे कोर्स हो गए पूरे? सोयल के कितने कोर्स चलते हैं यूजी में? नहीं पता? अच्छा, और बताओ, यूजी में कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? कितने सेमेस्टर में आप यूजी कर सकते हैं? अच्छा, यूजी की फुल फॉर्म क्या है? अंडर ग्रेजुएट। कितने ईयर का कोर्स है? 4 ईयर का कोर्स। कितने मैक्सिमम ईयर में कर सकते हैं अपन ये कोर्स? नहीं, 16 सेमेस्टर में कर सकते। कितने सेमेस्टर में? एग्रीकल्चर में कोई कुत्ता भी आएगा ना डिग्री करने, वो भी डिग्री लेके चला जाएगा। समझ रहे हो ना? और इवन आप जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसमें डिग्री करना उतना आसान, उतना ही आसान। यहां आप जाइए, प्रोफेसर की गिरेबान पकड़िए और बोलिए हमें डिग्री करवा, तो वो डिग्री करवा देते। एक्चुअल बात है ये, ऐसा केस बहुत बार आ चुके हैं। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है कि एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो रहे हैं भर भर के, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे सारे सो रखे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय मैंने एडमिशन लिया था ना, 2200 सीट थी टोटल, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। 2200, 2200 सीट, और आज 6000 समथिंग आपकी सीट है यूजी में। ठीक है, और मैक्सिमम सीट बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेना छोड़ दिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज इतनी ज्यादा है। समझ रहे हो? इतनी ज्यादा सीट हो गई, और कोई भी आए, अरे 8 साल, आप 4 साल से 8 साल में आप डिग्री देने बोल रहे हैं, आप कर लीजिए आराम से, तो कोई भी बच्चा कर लेगा डिग्री, धीरे धीरे रेंगता ही कर लेगा। नहीं, 2-2 साल में, एक सेमेस्टर एक साल में भी पूरा कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डबल टाइम में पूरा कर। ये पता होना चाहिए कि अपने आसपास अपन जब जहां रह रहे हैं ना, वहां कितना कंपटीशन है, और वो सारे बच्चे। अच्छा, मैं बताऊं अभी हाल में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? एयू जोधपुर और एयू कोटा। बाकी आप जितनी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, गंद मची पड़ी है। या तो प्रोफेसर हड़ताल पे हैं, या बच्चे हड़ताल पे। या तो प्रोफेसर हड़ताल पे, या बच्चे हड़ताल पे। दोनों हड़ताल पे नहीं है तो प्रोफेसर को धमका रहे हैं बच्चे जूते लेके, और ऐसे कैसे हो गया, और प्रोफेसर अच्छा पुतले जला रहे हैं, बढ़िया मजे यार। आज से 3 दिन से बंद है, पता है, प्रोफेसर हड़ताल पे। कोई फर्क ही नहीं पड़ता राजस्थान सरकार को, क्या फर्क पड़ जाएगा? मेडिकल हड़ताल हो गई थी, कोई फर्क पड़ा था क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा। ओडीआर इज मेजर्ड बाय माइक्रो इलेक्ट्रोड मेथड, एंड माइक्रो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? प्लेटिनम का बना होता है। ओके, अच्छा, अब अपन वो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ओडीआर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सोइल के लिए। तो ओडीआर की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो होनी चाहिए 30 to 40। 30 to 40 है। अच्छा, ओडीआर की यूनिट क्या है? यूनिट है ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कितने ग्राम ऑक्सीजन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से पर 1 मिनट में डिफ्यूज हो गई है। मान लीजिए यहां से अपन को ऑक्सीजन अंदर आनी है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट में कितने ग्राम ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई है, इसको बोलते हैं ओडीआर। क्या बोलते हैं? यदि ओडीआर 30 to 40 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है, तो ये तो आपकी क्या है? ऑप्टिमम है। प्लांट ग्रोथ। लेकिन यदि 20 और 20 से लेस हो गई, तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी, रुक जाएगी। प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा ओडीआर किसके लिए एसेंशियल है, कौन सी क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा ओडीआर चाहिए, तो पी के लिए। किसके लिए? मटर के लिए। और सबसे कम ओडीआर में कौन सर्वाइव कर लेता है?
तो राइस या पेडी। समझ में आया ना ओडीआर, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। कुल मिला के ये कंसंट्रेशन बताता है ऑक्सीजन की पर्टिकुलर टाइम पे कि सोइल में कितना ऑक्सीजन है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, और नहीं होगा तो नहीं आ रहा ऑक्सीजन, तो डिफ्यूजन रेट लो हो जाएगी। लिख दिया क्या? अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ओडीआर को, ये लिख दिया आपने? कौन करेगा? प्लांट अफेक्ट होगा, कौन कौन, ये नहीं पूछ रहा, कौन कौन इसको अफेक्ट करेगा? सोइल के मैक्रोपोर, जितने ज्यादा होंगे जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। फर्स्ट, सोइल की वेटनेस, पानी जितना ज्यादा होगा ओडीआर उतनी कम होगी, क्योंकि पानी आ नहीं पाएगा अंदर। और सोइल का टेक्सचर, सोइल का स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लांट का टाइप, किस टाइप का प्लांट है। प्लांट यदि ऐसा है टिलेज, टिलेज जितनी ज्यादा होगी ओडीआर उतनी ज्यादा होगी। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट तो है सोइल वाटर या सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर इंक्रीज होगी तो ओडीआर डिक्रीज होगा। सेकेंड है पोरोसिटी, इंक्रीज होगी तो ओडीआर भी इंक्रीज होगी। अच्छा मुझे बताइए, सोइल टेक्सचर, कौन से टेक्सचर में ओडीआर ज्यादा होगी? सैंड में। किसमें ज्यादा होगी? कोर्स, वेरी गुड। सैंड में सबसे ज्यादा ओडीआर, फिर लॉम, फिर सिल्ट, और सबसे कम क्लेन। लिख दिया? आया समझ में? पक्का आया? अच्छा, एयर कैपेसिटी किसने दी थी? एयर कैपेसिटी कौन कैन कब दी? 68। क्या होती है एयर कैपेसिटी? अच्छा, कौन से बार पर देखी जाती है, किस टेंशन पर? 50 मिली बार, 300 3000 नहीं, 50 मिली बार। किस पे? 50 मिली बार। अच्छा, कितने टाइम तक होती है क्लास? 6:25। अब चलो एक क्वेश्चन देते हैं अच्छे बच्चों को।
राजा, क्वेश्चन एक्स CO2 concentration is in atmosphere. Option है 0.3%, 0.003%, 300 ppm and 3000 ppm. राजा, 300 ppm. अच्छा, कैसे पता चला? अच्छा, आप बताओ कैसे पता चला? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा? तो मुझे ppm कैसे कैलकुलेट करूंगा उसका? अच्छा, तो 3000 क्यों नहीं बताया, फिर 300 क्यों बताया? अच्छा, आप मुझे बता, 0.001% है, कितना ppm होगा? बता, जीरो का फर्क पड़ा तो बड़ा भाई, तो बड़ा 1000 ppm, 100 ppm, 10 ppm, कितना होगा? अब मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ऐसे बोलिए सर हमें नहीं पता, आप बता देंगे तो अगली बार हम याद, क्योंकि बता नहीं रखा ना ये कॉन्सेप्ट, तो इसमें डरने क्या बात। अभी कैलकुलेट करेंगे, ये लिख लीजिए क्वेश्चन और आंसर 300 ppm लिख लीजिएगा। लिख लिया आंसर? लिख दिया? ओके, अब मैं बता देता हूं आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो सलमान खान कहता है डर के आगे होती नहीं है, डर के आगे होता है क्वेश्चन गलत, तो अपन को डरना नहीं। अपन को क्या करना है, परसेंटेज में आ जाए कोई चीज और अपन को पीपीएम में कैलकुलेट करनी है, पीपीएम में दे रखी है और परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, तो पीपीएम जितना दे रखा है उसमें 10,000 का भाग दे दीजिए, इसका भाग दे दीजिए, और आपको पीपीएम में कैलकुलेट करनी है और अपने पास परसेंटेज में पड़ी है, तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि अपन को पता है CO2 एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%, तो 0.03 इंटू 10,000। भले इंसान बोलते हैं कि पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 से 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। आई बात समझ? अब भले इंसान बोलते हैं कि 0.001% को पीपी में बदलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.001 बट्टा पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 10,000, 1 2 3 जीरो से 1 से 10 को गुणा किया तो कितना आ गया? 10। ये दोनों बातें लिख लीजिए। टेंथ और मतलब 6 से 10 तक भी अब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होगा, है? नाइस डिसीजन, अच्छा है ना अपना। अब अपना सेकेंडरी लेवल पे भी अपन टीचर लग जाएंगे, अपनी भी बीएड होगी, होती है अभी भी, ठीक है, होती है एग्रीकल्चर, अब होने लग गई। अच्छा, उसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ता है और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, अब एग्रीकल्चर में शुरू हो जाएगी। सेंट्रल लेवल पे पोस्ट आएगी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की, फिर अपन सेकंड ग्रेड लगेंगे, अभी फर्स्ट ग्रेड लग सकते हैं ओनली, फिर तुम बेरोजगार नहीं भटकोगे। अच्छा, स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी 6 से 10 तक आएगी, तो तुम्हें पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा नहीं, कुल मिला के आप भूखे नहीं मरेंगे। अब नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आज तुम घर जाके सो भी सकते हो। लिख दिया? अच्छा, एक क्वेश्चन तो कर लोगे?
कीजिए कन्वर्ट। तीस करके देखो ना यार, तुक्के मत मारो। ऐसे कर रहा हूँ मोबाइल से तो ओके 0 पॉइंट, गुड। किसका नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आया? करना फिर। शर्मा किससे रहा है? कर लिया, गुड। आया भाई इधर, तेरा तो कब का आ गया। सौ से गुणा क्यों किया? ये 100 कहां से आए? मैंने कहा लिखा 100? फॉर्मूला देखो कहां लिखा हुआ 100? ppm अपॉन 10,000। गुड, आगे समझ में? अरे इतना सिंपल है भाई। 0.3, वेरी गुड रामदास। अरे यार 3000 अपॉन 10,000, 1 0 से, 2 0 से, तीसरे 0 से, 3/10। 10 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 0 के लगा के पीछे क्या लगा दो? पॉइंट। ये कितना हो गया? 30। कितनी बार गया? 0। क्यों लगाया 100 वहां पे? परसेंटेज को हटाने के लिए। वो हटा लिया था मैंने पहले ही। एक और कर दो फिर खत्म करते हैं। आया? चेक किया? झूठ तो नहीं? अच्छा इनका चेक करो आप, इन भैया का आया ना आंसर? आप इनका कीजिए आपस में, आपस में चेक कीजिए। झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का? ठीक है यार, ओके नाइस। ऑनलाइन वाले कोई आंसर नहीं दे रहे, ये नाराज है अपने से। अरे जल्दी जवाब दो, फिर आगे बढ़ते। आगे हेडिंग लाओ, सोइल टेम्परेचर। ये बताऊं? अरे 32,156 अपॉन 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लग जाए। इतना सिंपल है। इससे मुश्किल तो मैगी बनाना है, समझ रहे हैं? ये तो मैगी से भी आसान है। इनो काम 6 सेकंड में करता है, ये तो 3 सेकंड का आंसर है। ये बहुत आसान है भाई। आगे हेडिंग लगाइए सोइल टेम्परेचर। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है? 11 नंबर। सोइल एयर था 10 नंबर। सोइल टेम्परेचर सही है। क्या होता है सोइल टेम्परेचर? सोइल का टेम्परेचर, अच्छा सोइल का टेम्परेचर कैसे कैसे पता चलेगा? सोइल थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर पता लगाएगा। सोइल टेम्परेचर पढ़ने से पहले अपन को एक चीज पढ़नी है, वो है स्पेसिफिक हीट। क्या है?
हेडिंग लगाइए स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। दो जूनियर है, उनको सोइल वाटर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा था, तो मैं बता रहा था। अब मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा, बता, क्योंकि डोकोचेव तो मैं ही हूँ सोइल का, नहीं हूँ। अच्छा, डोकोचेव है कौन सोइल का? और क्लासिफिकेशन में सोइल साइंस जनरेटिव कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन का है गॉयडी स्मिथ। कौन है? गॉयडी स्मिथ। अच्छा, आप ट्रीटाइज पढ़ते हैं? ट्रीटाइज पढ़ते हैं आप? ट्रीटाइज बुक है, ट्रीटाइज सोइल साइंस ट्रीटाइज। उसमें गलत लिखा हुआ है कि सोइल क्लासिफिकेशन के फादर अपने सोइल टेक्सोनॉमी के फादर अपने डोकुचेव है। सोइल टेक्सोनॉमी के फादर डोकुचेव नहीं है, वो गॉयडी स्मिथ है। ओके, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब जैसे आप हैं और पीछे भैया बैठे हैं, मैं आपको 4 गाली दूं और आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो 10 गाली में भी नहीं हो, मान लीजिए, तो आपकी हीट अलग है और उसकी हीट अलग है, मतलब गुस्सा होने की दर, रेट, कब आप गुस्सा हो सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए मैं पानी को गर्म करना चाहूं और मैं सोइल को गर्म करना चाहूं, तो पानी गर्म होने की रेट जो है, पानी को जितना हीट चाहिए गर्म होने के लिए, उतना जरूरी नहीं सोइल को चाहिए। स्पेसिफिक हीट होता है पर्टिकुलर, अपन किसी मटेरियल की बात करें तो उसकी यूनिट क्वांटिटी को, यूनिट अमाउंट को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है, वो होती है स्पेसिफिक हीट। क्या होती है? जैसे कि वाटर है, ये वाटर अपना 25 डिग्री सेल्सियस पर है, कितने पे है? और इसका 1 ग्राम है अपने पास, कितना ग्राम है, कितने डिग्री सेल्सियस पर? अब मुझे इसको बनाना है 26 डिग्री सेल्सियस का, कितना बनाना है? 26। तो मुझे इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? वो हीट क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड फॉर increasing 1 degree Celsius temperature of 1 gram substance is known as specific heat. लिखिए, समझ में आया? आया समझ में? पक्का ना? amount of heat required to increase 1 degree Celsius temperature of 1 gram substance is known as specific heat. ठीक है? लाइक इफ अपन को वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मीन वाटर के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 1 कैलोरी। लेकिन सोइल की बात करें तो सोइल की 0.18 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्वार्ट्ज की बात करें, क्वार्ट्ज जो होता है ना, सोइल मिनरल है, इसका होता है 0.18 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बात मैं करूं एयर की तो 0.25 कैलोरी पर ग्राम
पर डिग्री सेल्सियस। यदि मैं बात करूं ह्यूमस की या ऑर्गेनिक मैटर की तो 0.46 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी पर कैलोरी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। यदि मैं बात करूं आयरन ऑक्साइड्स की, क्यों करनी, मैं नहीं कर रहा बात, इतनी काफी है ना। अच्छा इससे क्या समझे आप? अच्छा राजा बता, अजय देवगन कि अपन को है ना, देखता है मूवी, अजय देवगन ऐसे ही रहता था, नहीं रहता था? कौन सी देखी होगी तूने? अजय देवगन की लास्ट मूवी कौन सी देखी? गोलमाल मत बोलना, उसमें टकला रहता है वो, है दिल वाला। हाँ उसमें नहीं रहता ऐसे, नहीं। अच्छा अब मुझे ये बताएगा, अजय देवगन बताएगा कि अपन को वाटर और सोइल को गर्म करना है, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? सोइल। क्यों? हीट कम चाहिए और इसको हीट क्या चाहिए? ज्यादा। तो इसका मतलब है कि गर्मियों के दिनों में अपन नंगी सोइल पर नहीं चल सकते, लेकिन स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। क्यों? क्योंकि पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन सोइल को इजीली गर्म किया जा सकता है। इसलिए अपन नंगे पैर तो सोइल पे नहीं चल सकते, लेकिन नंगे पैर पानी में। और जैसे ही पानी डालेंगे किसी भी सोइल में, तो पानी डालेंगे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि कम क्यों होगा? ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। लेकिन सोइल को गर्म होकर ठंडा होने में कम समय लगेगा, लेकिन वाटर को गर्म होकर ठंडा होने में, क्योंकि इसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की है और हीट रिलीज भी क्या करेगा, और इसने कम हीट एब्जॉर्ब की है तो हीट रिलीज भी क्या करेगा? धीरे करेगा। एक बात इसमें आप और लिख सकते हैं, ये लिख लिया ना, याद रखना है। एक बात इसमें और लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी नहीं, हाँ लिख सकते हैं आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is 5 times ओके। आगे समझ में कोई दिक्कत? ओके, आगे हेडिंग लगाइए हीट कैपेसिटी। Amount of heat required to increase 1 degree Celsius temperature of any substance is known as heat capacity. तो क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है? उसमें पर यूनिट वेट ले रहे थे अपन, मास पर यूनिट ले रहे थे, 1 ग्राम ले रहे थे, लेकिन यहां पे टोटल सबस्टांस की बात कर रहे हैं। सोइल है अपने पास 6 किलो, सोइल है अपने पास 700 ग्राम, तो 700 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हीट कैपेसिटी। इसका मतलब है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय वेट। नहीं नहीं समझ में आया? नहीं आया? राजा को नहीं आया, आपको अजयवन, सुनील सेठी नहीं आया? आपको आ गया? नहीं आया ना? नहीं आएगा। अब मैं बता रहा हूं,
देखो 100 ग्राम सोइल को 100 ग्राम सोइल को गर्म करने के लिए 100 ग्राम सोइल को गर्म करने के लिए मुझे 50 कैलोरी 20 कैलोरी हीट चाहिए। कितनी हीट चाहिए? 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम को बढ़ाना है तो मुझे कितनी चाहिए? 20। ये तो है इसकी हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। कैसे निकलेगी? तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू वेट। सोइल की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 0.18 मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आ गई? 20। यदि मैं 1 ग्राम की बात करूं तो है स्पेसिफिक हीट। टोटल वेट की बात करूं तो है हीट कैपेसिटी। नहीं आया समझ में? एक बार वापस। यहां मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक हीट, यहां पे मैं लिख रहा हूं हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट होता है कैलोरी पर डिग्री पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसकी होती है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। इसमें जो वैल्यू अमाउंट लेंगे सबस्टांस का वो लेंगे 1 ग्राम, और इसमें है अनफिक्स, कितना भी ले सकते। 1 ग्राम सोइल को गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना हीट चाहिए, वो तो है आपका स्पेसिफिक हीट। टोटल अमाउंट ऑफ सबस्टांस को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो क्या है? हीट कैपेसिटी। इसका मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन वेट, और हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू वेट। नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? नहीं आया। आपके फेस 2 जनों के ब्लैंक लग रहे हैं एकदम। अब मैं और लास्ट समझा देता हूं। लास्ट समझाऊं? ये मेरा टी शर्ट है। इस टी शर्ट को जलाने के लिए, इस पेन को जलाने के लिए, पूरी पेन को जलाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट वो तो हीट कैपेसिटी, और इसका 1 ग्राम जलाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब टोटल अपन जितनी ग्राम है उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट कैपेसिटी आ जाएगी। और हीट कैपेसिटी जितनी है टोटल को जलाने के लिए कितनी चाहिए उसमें टोटल ग्राम का भाग दे देंगे तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। अरे यार अब देखो 25 हो गया क्या? अरे मैं चला जाता हूं। अब तो हीट कैपेसिटी है मान लीजिए किसी सोइल की 20। कितनी है? अच्छा, अब ये कितने ग्राम सोइल की है? 20 ग्राम सोइल की। कितने ग्राम सोइल के? तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? 20 अपॉन, और मान लीजिए स्पेसिफिक हीट दे रखी है 1, और अपन को हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है 20 ग्राम सोइल की, तो 1 इंटू, सिंपल। कुछ है ही नहीं यार, ये तो सबसे इजी था। चलो अब मैं चलता हूं, ठीक है? तुमने यार आज तो दिमाग खराब कर लिया नहीं आया कि नहीं?